आप इधर देखिएगा, आपके लिए हिंदी मीडियम करवा दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद क्या सिचुएशन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मतलब आज़ादी के बाद जो सारा जो इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ था उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की भूमिका थी, ठीक। तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इसलिए नहीं थी ना, क्योंकि उसी टाइम देखो तो ये जो भेल गेल, ये जो सारे जो हैवी इंडस्ट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, वो आज़ादी के जस्ट बाद हुआ था। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड आपका है, public sector enterprises were often monopolies in the sector like telecommunication even after, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो टेली कम्युनिकेशन था उस पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल था। तो ये तो ऐसे भी हम देखेंगे कि जो जियो वाला कॉन्सेप्ट कब आया है आपका, बहुत लेट में आया है। उससे पहले क्या चलता था आपका, बीएसएनएल। और बाकी ये जो टेलीग्राफ वाला सिस्टम था जो घरों में लगा रहता, पुरानी जो घंटियां बजती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेन कंपटीशन कंटिन्यू डिस्पाइट इज द हार्मिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो इसमें ये बोल रहा है कि मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी तो उसमें प्रोटेक्शन रूल इसीलिए लागू किया हुआ था कि हमारे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब एंट्री करता है ना तो वो बेनिफिट ओरिएंटेड होता है, उसमें ऐसा नहीं बिल्कुल बेनिफिट ओरिएंटेड। आपको जैसे ये होता है ना, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले बीएसएनएल था, अब जियो आ गया, एयरटेल आ गया, लेकिन अब इस समय आप लगेगा कि जियो कहीं ना कहीं मोनोपोली करता जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आपका ये भी सही है। और द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 वाज द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ परमिट। तो वही है, 1991 से पहले क्या था, हमारे यहाँ इंस्पेक्टर राज था, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है। तो देखते रहना, मतलब जो वर्ड जो बीच बीच में डाले गए ना, उसी कारण जो ऑप्शन है गलत और सही है। इसमें दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटी इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू। मतलब पीएसयू में गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसका क्या बेनिफिट है। तो इसमें दे रहे हैं कि द गवर्नमेंट इंटेंशन बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन वाज द हांस प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटी टू एड्रेस द इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो उसमें वही है कि सारे पीएसयू क्या है, मैक्सिमम पीएसयू के जो हेड हैं इस समय देखेंगे तो प्रेजेंट में जो बड़े बड़े पीएसयू खास तौर से वो आईएएस अधिकारी होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इनका ये है कि मानना, मतलब गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई हम इनको अगर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमारा जो एक तो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, दूसरा ये है कि उनका जो क्या कहते हैं मैनेजेरियल जो कैपेसिटी होता है वो बढ़िया रहता है। तो इसलिए वो किए हुए थे, ठीक है। बाकी ये बोला, डिसइन्वेस्टमेंट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू इनहेंस द ऑटोनॉमी ऑफ पीएसयू इन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। ये भी आपका ठीक ही है।
ऑप्शन थर्ड, द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इज डिजाइन टू द अट्रैक्ट एफडीआई बाय अलाउइंग प्राइवेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू। ये भी आपका ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है गलत है? गवर्नमेंट क्या है ना कि अगर पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको हटा लेती है। पीएसयू में हमेशा गवर्नमेंट का जो स्टेक होल्डर आता है ना 51% से एबव ही रहता है। 51% से एबव रहने का मतलब है ना कि मैक्सिमम जगह डिसीजन अभी गवर्नमेंट ही करेगी, कुछ जगह पे प्राइवेट सेक्टर अपना करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये वाला गलत है जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? 1 2 ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ दिया भी है। Privatization process improving the operational efficiency of PSU has been a key objective as well. Privatization aims to achieve both reduce government involvement and in मतलब ये है कि रिड्यूस थोड़ा सा होता है लेकिन फुली रिड्यूस वाला मामला नहीं, क्योंकि भाई आप मान लो 49% आप बेच रहे हो किसी को, तो थोड़ा बहुत तो रिड्यूस हो ही रहा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 63, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 कैसे? आप लोग भी बताइए। यहाँ भी तो लिखा ही है। थर्ड ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये तो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है। दो जगह देखिए, यहाँ एक नाट लगाने से गलत हो गया है और एक यहाँ पे लगाने से गलत हो गया। पेपर मतलब बना था बहुत लेंदी, लेकिन आप लोगों ने लग रहा है कि सही से पढ़ के किया नहीं था, ऐसे ही मतलब अ, कहानी टाइप का। आप तो बढ़िया किए हो, लेकिन और लोगों का तो मैं देखा काफी हालत खराब है। जबकि पेपर मुझे मतलब बनाते हो तो मुझे भी लगा थोड़ा सा हार्ड बना हुआ है, लेकिन बाद में हमने खुद जब इसको आंसर को एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि आंसर तो आसानी से निकल ही रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को तो मतलब गलती होना ही नहीं चाहिए। अभी आप लोग पढ़े भी नहीं हो ना, इसलिए थोड़ा सा 11 वाली एनसीईआरटी आप लोग पढ़े हो, सारा आंसर मिल जाएगा। Which of the following initiative have significantly contributed to financial inclusion in rural India? ठीक है, इसमें तो मुझे लग रहा सब सही होना चाहिए। इसके बारे में मालूम है क्या होता है? अरे गांव में आप लोग देखे 4 5 महिलाएं मिलकर पापड़ अचार बनाती हैं, वो कुछ आइडिया है? गांव में लोग बनाते बनाते होंगे।
अच्छा आप लोग गांव के नहीं है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम के। पापड़ अचार बनाना हो गया, 4-5 लोग मिल के, अगर मान लीजिए वुमेन है, अगर वुमेन नहीं कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन कोई भी, अगर मान लीजिए मिल्किंग कर रहा है, जैसे मिल्क 4-5 लोग मिल के अ, मवेशी पालन किया हो, मतलब ये छोटे उद्योग से मतलब है। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ग्रामीण इलाके में खास तौर से देखेंगे तो इससे बहुत सारा डेवलप हुआ है, लेकिन आजकल थोड़ा इसका निगेटिव चीजें आ गई हैं। जैसे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस खास तौर से बैंक है ना, जैसे आजकल इधर इस एरिया में शायद एक उत्कर्ष बैंक एक काम करता है। ये आजकल इनकी लोन शुरुआत में क्या होता है ना कि ये लोग जो होते हैं ना, या तो मान लीजिए अपने में कंट्रीब्यूट कर लें, नहीं तो फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो बैंक है, कोटक भी पहले उसमें था लेकिन आजकल नहीं है, तो उससे ले लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, जो ये उत्कर्ष के बारे में आजकल जो रिपोर्ट आ रहा है ना, कि असूली इसका बहुत टाइट है, मतलब लोगों को काफ़ी परेशान करता है, और इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई है, लगभग 20% प्लस है। लेकिन अगर मान लीजिए गाँव में लोग सभी लोग मिल के इकट्ठा करके अपना स्टार्ट करें, तो फिर ये, जैसे बिहार में आप देखोगे एक जीविका नाम का स्कीम चलता है। जीविका, ये जो बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है ना, इसी के थ्रू हुआ है। सेवा का नाम सुने हैं आप लोग? ये भी नहीं सुने होंगे। ये भी एसएचजी है, गुजरात में काम करता है। हाँ अमूल वाला ही है। और केरल में एक है कुटुम्ब श्री नाम है उसका। ये सब जब आप लिखोगे ना तो फिर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और खास तौर से ग्राम जो रूरल एरिया में इनके द्वारा काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें तो तीनों सही है। हाँ चारों सही है। ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक दिया ना, यहाँ पे मान लो एक और ऑप्शन बना रहेगा, जो रीजनल बैंक होते हैं वो भी, हाँ आरआरबी जो होता है, उनसे भी लोन मिलता है उनको। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक ये जो जहाँ से खाद लोग लेता है ना, डीएपी और यूरिया लेता है, ये वहाँ से सैंक्शन, ये हालांकि ये अपने साइड में इसलिए आपको जानकारी नहीं है क्योंकि ये अपने साइड में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में ये काफ़ी इफेक्टिव है। हमारे यहाँ क्या है कि जिन लोगों ने पैसा लिया कोऑपरेटिव बैंक से, वो लौटाए नहीं, तो कोऑपरेटिव बैंक धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में आ गया। पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बैंक अभी महाराष्ट्र में बहुत सारा काम होता है। अभी महाराष्ट्र में मतलब एक केस आया हुआ है कि वहाँ पे कोई लक्ष्मी बैंक करके है, घोटाला हो गया है उसमें, लेकिन वहाँ वो बैंक काफ़ी पैसा दिया हुआ था उन लोगों को, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसने जो चिट फंड वाले में भी था। तो ये भी इन लोग, इन बैंकों का ये भी एक दिक्कत है। इसलिए सबसे इफेक्टिव जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करने वाले बैंक है ना, ये कमर्शियल बैंक ही हैं। मजबूरी उनको ये है कि जो 40% जो कंडीशन लगा दिया गया प्राइमरी लैंडिंग वाला, कि आपको प्राथमिक क्षेत्र को देना है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, अभी लेटेस्ट में इन्होंने जोड़ दिया सोलर पैनल कोई लगवा रहा है तो उसमें भी आपको देना है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऑप्शन बन सकता है। बैंक का हो गया, मान लीजिए एक होता है नाबार्ड भी हो गया, नाबार्ड भी देता है। एक और बैंक होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक ऐसे करके होता है। सीडबी, हाँ ले सकते हैं सीडबी, हालांकि वो छोटे इंडस्ट्री के लिए देता है पूरी तरह से। अब उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट कंडीशन लगाई है, अब ये तो सारा नहीं जानकारी, लेकिन हाँ एमएसएमई सेक्टर को ही वो लोन देता है।
बाकी ये सब केसीसी ओसीसी के बारे में आप लोग ठीक ठाक से मतलब जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इसे पार्टिकुलर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईट द फोकस। अब ये सब क्वेश्चन भी आप लोग नहीं सही किए हैं तो फिर क्या सही करेंगे? ये सब चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये सब क्वेश्चन तब गलत होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम का अभाव हो, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते गए, लास्ट में अभी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, आपके पास टाइम बच गया उस समय मान लीजिए 10 मिनट या 15 मिनट, तब ये क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांस है, क्योंकि आप बहुत तेजी में जब आप पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा इशू आ जाता है। ठीक है। बाकी अगर इसके जगह पे मान लीजिए दूसरा कुछ रहेगा ना, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल हो गया। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 गलत है। इसके बारे में बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है क्या होता है? जैविक खेती क्या होता है इसमें? इसमें मतलब कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है, फिर ये सब खाद नहीं डाले जाते, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 है द परंपरागत कृषि विकास योजना फोकस ऑन द सपोर्टिंग फार्मर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ठीक है, ये सही है। ठीक है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि साउथ का दिया है, ये शायद नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 तो शायद सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट तो जानते ही होंगे आप लोग, ये तो इसमें ये होता है जैसे कि खेती करने से पहले जो जमीन रहता है ना, वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है कि उनको कितना खाद की आवश्यकता है। इस पे स्कीम भी 2016 में मोदी जी ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ था, ऐसे कुछ करके। तो इसमें तो एक ही गलत है, तो सही हो जाएगा आपका 134। 134 है ये वाला, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िएगा, काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 67, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इन द इंडिया प्राइमरली डिस्टर्ब। देखिए गलत इसलिए है ना क्योंकि ये वाला जो लिखा है ना, ठीक है। क्योंकि ये आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट आया था अभी लेटेस्ट में आया, मिक्स एग्रीकल्चर। इसका ये कॉन्सेप्ट है ना, मिक्स एग्रीकल्चर होता है कि खेती के साथ लाइव स्टॉक भी साथ में। इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोगों के पास जो खेत है ना, 1 बीघा 2 बीघा से ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर साथ में मान लो पशुपालन करता है ना, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ये सारे मिला के क्या होता है कि डाइवर्सिफाई करता है, ठीक है। और ये बोल रहा है यहाँ पे पशुधन उत्पादन क्या है, खाद्य उत्पादन गतिविधियों को बाधित करता है। ऐसा थोड़ी हो, जैसे मान लीजिए कि अब कोई
बकरी पालन कर रहा है चाहे सुअर पालन कर रहा है, तो क्या है कि कुछ लोग तो उसको खाते हैं ही है ना, तो फिर तो एक फूड चेन तो बनता ही है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा ये तो फैक्चुअल 55%। बाकी ऑप्शन नंबर फोर तो ठीक है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फोर तो ठीक ही था आपका। द लाइफ स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड सपोर्ट टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर इंक्लूडिंग लैंडलेस लॉ। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पशुपालन कर रहा है तो उनको इनकम के अदर भी सोर्स हो सकते हैं। ठीक है। अपने यहाँ थोड़ा सा ये है ना कि जो ये पशुपालन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन आप चले जाओ उधर गुजरात में, उधर लोग गाय का पालन बहुत बड़े बड़े लेवल पे करते हैं लोग। जैसे गिर गाय का कॉन्सेप्ट कहाँ है, इधर थोड़ी मिलती हैं। गिर हो गई गुजरात में मिलती हैं और साहिवाल मिलती हैं हरियाणा में। अपने यहाँ तो लोग या तो जर्सी टाइप का जो गाय होता है, नहीं तो फिर देसी भी आजकल लोग रखना तो कम कर दिया क्योंकि वो दूध ही कम देती है। इसको बताइए आप लोग। पहला तो सही है, क्योंकि बहुत लंबा डेट दे दिया गया ना। अगर मान लीजिए यही बहुत थोड़ा छोटा रहता ना, जैसे मान लीजिए दे दे कि 1980 से और 91 के बीच में, और यहाँ लिख दे कंटिन्यूअस, तब एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू तो गलत बता रहा है। हाँ गलत है भी, क्योंकि द इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाज प्राइमरीली लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ सरकार का जो पीएसयू है अच्छा काम कर रहा है। अब एसबीआई क्या है, सरकार का ही तो पीएसयू है, एसबीआई बैंक। इसके अलावा बहुत, जैसे मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे हैं सब, जो ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, ये सारे तो पीएसयू, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ ही ऐसे जो कंपनियां हैं जिनमें मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब है, तो फिर वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। और ऑप्शन नंबर थ्री क्या है, द पब्लिक सेक्टर वाज द, इसमें ये गलत है क्या? इसमें भी ये लिखा हुआ है।
Protection from foreign competition allows the industry like the electronics and automobile to the develop in India. ठीक है ये ठीक ही है, ठीक है। और ये फोर्थ तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही था, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ठीक है। बाकी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रहेगा तभी आप कर पाओगे। जो हमारे यहाँ सेकंड प्लानिंग बना हुआ था ना, प्लानिंग कमीशन का हेड उस समय यही थे, तो उन्होंने हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में इनका काफी योगदान है। थर्ड, अच्छा हाँ ये तो गलत है ही। थर्ड इसलिए गलत हो रहा है ना, ये देखो ये लिखा हुआ ओनली, ठीक है। इसमें भी हिंदी में भी लिखा है। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जैसे इन्होंने जब अपना जो सेकंड प्लानिंग के थ्रू इन्होंने जब उसको प्लान किया हुआ था तो सिर्फ इकोनॉमिस्ट को बुलाया हुआ था, ठीक है। सिर्फ आप इकोनॉमिस्ट को बुला के थोड़ी मतलब किसी चीज को आप कर लोगे, उसमें और भी लोग आए होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए होंगे, ठीक है। ये कॉमन सेंस का है, जैसे कि बाकी ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ठीक है। इन्होंने कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूशन का भी गठन किया हुआ था, दिया तो है इसमें ये वाला, ठीक है। एक यूपीएससी एग्जाम में लेते हैं, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, होने वालों की यहीं पे ट्रेनिंग यहीं पे होता है। तीन के बारे में आप डिटेलिंग कर लोगे ना तो फिर ये कर लोगे। जैसे होमी जहांगीर बाबा के बारे में आप जानोगे तभी समझ में आएगा, जो हमारे यहाँ बॉम्बे में बना था परमाणु रिएक्टर, तो इनका नाम रिप्लेस कर दीजिए उनसे, फिर 4-5 ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70, दूसरा कैसे दूसरा तो गलत है, ऐसे ही डेट से। ये तो करंट में पढ़े ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये तो ऐसे निकल गया आपका। अगर मान लीजिए 2 गलत हो गया तो फिर आंसर आ ही जाना चाहिए। रेन्यूएबल एनर्जी में ये जो ऑप्शन थर्ड है ना, उससे इशू बता रहा है कि क्या है। जैसे आप लोग जब आगे पढ़ोगे ना, जैसे क्लाइमेट चेंज मेंस में, तब ये सब चीजें आएंगी। सोलर पैनल के साथ यही दिक्कत है, आप सोलर पैनल जितना बिछा दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक ठीक ठाक पैदा होगा, लेकिन आपको उसको स्टोरेज कहाँ करोगे, ये समस्या आज के टाइम में हो गया है, ठीक है।
अब ये जो हमारे यहाँ जो कई बार ये होता है ना, जैसे आप देखोगे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया ग्रिड की बात होती है, लेकिन अभी वो लिंक नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि एक तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी के जो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला भी सारे इशू हैं इन सब, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य हैं बिजली फ्री देते हैं, तो भी सब इशू है। लेकिन खास तौर से इनके साथ ये है, जैसे मान लीजिए आप विंड एनर्जी हो गया, फिर ओशियन एनर्जी हो गया, वहाँ पे स्टोरेज जो करने वाली समस्या है ना, इस कारण इनको इंडिया को काफ़ी इसमें दिक्कत, जबकि विंड एनर्जी में और वाटर वाले में खास तौर से इसमें भारत के पास काफ़ी स्कोप है। गुजरात और राजस्थान साइड में, तमिलनाडु जो ये आपका कोस्टल एरिया है, वहाँ पे विंड ठीक ठाक चलती है। सोलर पैनल में आप राजस्थान में लगा सकते हो, लेकिन जो स्टोरेज वाली चीज़ें हैं ना, उससे इशू है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, यही कह रहा है। बाकी ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसमें आप इस क्वेश्चन से ये है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री कर दिया, कोई अदर मिनिस्ट्री कर दिया, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आए ना, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपने भी मतलब दिमाग लगाओ कि कैसा बन सकता है। और बाकी ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है शायद। ये तीनों को डीओपीटी कंट्रोल करती है, डीओपीटी प्लस होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका गलत है। ये क्वेश्चन था ऊपर, इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब उसी को ये ऑप्शन बना दिया गया है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं, इसको यहाँ से आप लोग देख लीजिए, वहां तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। ये जो नैक होता है ना, ये आपका जो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है ना, A++ B+ ग्रेडिंग, आजकल देखो जब डीडीयू खोलोगे तो वहां पर रहेगा नैक कुछ करके A++, तो यही है नैक, ठीक है। ये हाल के दिनों में ही शुरू हुआ है कि कि यूनिवर्सिटी के बीच में कंपटीशन रहेगा, तो फिर यूनिवर्सिटी अपने आप को रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर आपका एक तो ये हो गया, उधर तो देखिए वो सब मिक्स हो गया है, इधर ही देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो था गलत है, आपका रेगुलेट, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये दिया हुआ एनबीए क्या करता है, स्कूली शिक्षा का विनियमन जो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ये सही है कि जो हमारे यहाँ जो टेक्निकल जो डिग्री दी जाती है, उनको वो रैंकिंग प्रदान करता है, ठीक है। यूजीसी के बारे में तो जानते ही आप लोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका गलत था इसमें, बाकी सब ठीक था, ठीक है। तो ये वाला आपका, बाकी ये तो जानते होंगे, विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़े हैं, यूजीसी के बारे में तो जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73, ठीक है। इसमें आप लोग बताइए थोड़ा, ये तो ऑप्शन से निकल जाएगा, हैं? लेबर रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। पहला तो गलत है, क्योंकि डिक्रीज थोड़ी होगा,
ठीक है। पहले गलत वाला काट दीजिए, और ये आपका, क्योंकि ये बोला कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी का सीधा कंट्राडिक्टरी है, तो इसलिए कौन सा सही होगा? बी। ठीक है। इसके बारे में आप लोग बताइए। ये थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रेशर, पहला सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा क्यों सही है ये बताइए आप लोग थोड़ा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि दो, जब टैक्स मान लीजिए जो है ना, टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, तो दो तरह से वो पैसा लेती है। एक तो मार्केट से उठा लेगी, और एक ये बोल देगी कि आरबीआई को भाई थोड़ा सा आप अधिक नोट छापिए। ठीक है। तो दिक्कत ये है ना, अगर मान लीजिए अगर नोट नहीं भी छाप रहा है, तो गवर्नमेंट बोल देगी भाई आप थोड़ा सा अपना जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा सा घटा बढ़ा दो। अब उसमें इशू इशू ये हो सकता है कि मार्केट में मान लीजिए पैसा गया, और मार्केट में पैसा जब आता है ना, तो दो तरह से इन्फ्लेशन होता है। एक तो या तो पैसा आएगा और सामान नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो सामान ही खरीदने तो जाएंगे ना। अगर सामान नहीं है तो सामान, 10 कस्टमर गए हैं और सामान 2 है, तो फिर अपने आप ही उस सामान का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसमें मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को, अगर पैसा उसने मार्केट में इन्फ्यूज किया, तो फिर इन्फ्लेशन की समस्या हो सकती है। ठीक है। और ये बोल रहा है कि मतलब अगर ज़्यादा मान लीजिए कि फिजिकल डिफिसिट है, तो मतलब ये नहीं है कि कैपिटल पे ही खर्चा हो रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट जैसे कंज्यूमरिज्म पे भी खर्च कर रही हो। मतलब ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ जो चीज़ें जो ये बढ़ता है ना फिजिकल डिफिसिट, उसका रीज़न ये है कि सैलरी बहुत ज़्यादा, सैलरी और पेंशन पे खर्च होते हैं। कैपिटल पे तो बहुत कम खर्च होता है, कि जैसे मान लीजिए दिया गया पैसा उससे कोई जैसे रोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हो गया, मैक्सिमम चीज़ें तो पेंशन और सैलरी में जाती हैं। और वो क्या है, वो तो अनप्रोडक्टिव ही है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। हाँ हाँ, ये जो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन देखिए, राइजिंग फिजिकल डेफिसिट डज नॉट नेसेसरली मीन हायर capital expenditure. If the revenue deficit is high, it means borrowing are the used for the consumption rather than investment. यहाँ से थोड़ा क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 75। पहला पहला ठीक है, और दूसरा the government prescribes the privatization and the disinvestment as the mechanism to modernize the PSU by utilizing private। हाँ ठीक है। The sale of
आ रहा है आप लोगों को समझ में कि नहीं? तीसरा चौथा तो ऐसे ही गलत नजर आ रहा है। देखो तीसरा इसलिए गलत है ना, विदाउट एनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग पीएसयू परफॉर्मेंस। ठीक है, हिंदी में इसका ये दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसी तरह का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 भी है। ठीक है, तो ये आपका दोनों ऑप्शन गलत है। ये तो पढ़ने से भी थोड़ा सा निगेटिव सेंस आता होगा, अरे जीवन में एकदम पॉजिटिव रहना ही सीख लिए होंगे तो फिर तो निगेटिव आएगा ही नहीं। कि कुछ भी पूछो हम पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे नहीं होता आजकल मोटिवेशन में, पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहिए, तो फिर पॉजिटिव। बाकी ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, मतलब इसमें आप लोग पॉवर्टी के बारे में जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो ये सारी चीजें आएंगी। इसमें बस ये एक ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम शायद नहीं लिया जाता है कि ठीक है, वो नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पॉवर्टी लाइन पे जो डिसाइड किया जाता है वो कंजम्पशन पे है। कंजम्पशन जैसे वो जो होता है ना कि जो गांव का बंदा है तो वो 2100 कैलोरी, और शहर शायद उल्टा है, हाँ गांव का 2400 है और शहर का 2100 कैलोरी उसको मिल रहा है, तो फिर वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अपने यहाँ का है। बाकी जो वर्ल्ड बैंक किया हुआ वो शायद डॉलर में कुछ डिसाइड किया, जैसे 1.5 डॉलर अगर डेली इनकम नहीं है तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसलिए नहीं रखा गया ना कि आजकल आप देखोगे तो किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पैसा होने के बाद भी उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि लोगों पे पैसा खर्च होता ही हो। जैसे मान लीजिए पैसा बहुत आ रहा है, हो सकता है कि जो कमा रहा है वो शराब पीने वाला हो, चाहे अदर चीज़ों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ये दिक्कत है। जो पीडीएस सिस्टम हमारे यहाँ चलता है ना, गवर्नमेंट कई बार प्लान किया कि हम इसको क्या करते हैं कि लोगों को पैसा ही डायरेक्ट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि भाई मान लीजिए अगर जिसके खाते में जाएगा किसी के, तो वो पुरुष के खाते में जाएगा, तो फिर क्या होगा कि, और जो पीडीएस सिस्टम है ना वो महिला के नाम से रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप डीबीटी के थ्रू अगर पैसा दोगे तो हो सकता है वो पैसा शाम को, मतलब सुबह मिला शाम को खत्म कर दिए। अनाज में तो ये है कम से कम भाई लेके जाएगा ही घर, तो इसलिए उस पर अभी डिबेट चल रहा है उस पर, मतलब गवर्नमेंट सोच रही है हम क्या करें, क्योंकि पीडीएस जो अनाज बांटा जाता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ जो सब्सिडी जो दिया जाता है उसमें मैक्सिमम जो स्टेक होल्डर है ना इसी पे पीडीएस पे 57%। बाकी ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, कैलोरी इंटेक तो वही है, फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चौथा गलत ही है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिफिनीशन आप लोग जान लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो उन्होंने कैलोरी इंटेक के बारे में तेंदुलकर कमेटी बनी हुई थी उन्होंने दिया था, फिर उसको रिव्यू किया था रंगराजन कमेटी ने। इस समय जो पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है वो नीति आयोग करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका, द टेक्निकल टेक्सटाइल आर द प्राइमरी डिजाइन फॉर द एस्थेटिक पर्पज रेदर देन द फंक्शनल यूजेज। अब इसमें ये बोलना है कि जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है कि ज़्यादा ऐसा प्रोडक्शन करती है जो फैशन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस में आ रहा है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा, गलत हो जाएगा।
बाकी ये जो आपका स्टेटमेंट जो 2 है वो सही है कि एग्रोटेक का जो टेक्सटाइल होते हैं उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे मान लो कि ये जो खेत में बाड़ाबंदी होता है उन सब चीज़ों में जाल जो लगाए जाते हैं कि मवेशी एंट्री ना करें। बाकी ऑप्शन नंबर 3 आपका, अच्छा उसमें टाइम पूछा है ना। हाँ तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये तो फैक्चुअल है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मान लो कि नहीं आ रहा तो कठिन ही मानिए, क्योंकि डेट तो वैसे भी याद रहेगा तब ना, इसमें तो गेस चलेगा भी नहीं। लेकिन इसका नहीं, ये तो ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, ये तो थोड़ा सा कठिन है, जैसे हाउ में नहीं पूछा हुआ है। हाउ ऐसा क्वेश्चन है ना तो थोड़ा आप लोग ध्यान दो कि कई बार ये होता है ना, आप जैसे इसको ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे ऊपर में जो दिया गया ना उसमें कितने सही हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया है ना, अब मान लो ये ऑप्शन दिया हुआ है ओनली वन, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन 1 सही है। ये दिया हो ना हाउ मेनी ऑफ द एबव द स्टेटमेंट, मतलब ऊपर जितने दिए उसमें कितने सही है। ये 2023 में ये स्ट्रक्चर यूपीएससी ने अपनाया हुआ है। बाकी ये तो आपका वही सब है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। मेडिटेक का मतलब हो गया जो मेडिकल में यूज होता है टेक्नोलॉजी, चाहे मान लीजिए जो भी है, किट हो गया, ये सारी चीजें जो कोविड में यूज हुआ था। एग्रोटेक में है कि वही जो अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, स्पोर्ट में जो यूज होता है, और डिफेंस में मतलब डिफेंस में जो यूज होता है। ये तो ऐसे गेस भी करके कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79। सेवेंटी नाइन में तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HYB का फुल फॉर्म हाई इल्ड, हाई इल्डेड होता है। ऐसे इसका मतलब जरूरी नहीं है मतलब इसको जानना, लेकिन ये है कि जानते रहेंगे तो काम आएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ तो ये दिया है, अगर लिख दिया पूरा, ग्रीन रिवोल्यूशन में वैसे ही मतलब यूज किया गया था जिनका जो उत्पादन था ठीक ठाक था, प्रोडक्शन। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। फिर ऑप्शन 3, कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग जिनका, क्योंकि इसमें खाद का बहुत सारा यूज हुआ था, फिर इरिगेशन सेक्टर जिनका, तो जिनका पैसा रहा होगा वही इनका बेनिफिट उठाए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है। वो बोल रहा है कि जैसे स्मॉल फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, लेकिन ये जैसे एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि मतलब मिक्स मतलब चीजें हुई थी। इसको बताइए आप लोग।
इसमें तो लग रहा है तीनों सही होना चाहिए। तो राइजिंग कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट इन द रेन्यूएबल। हाँ, तीसरा भी ठीक ही है, क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी में है ये आपका इशू थोड़ा सा है, जैसे सोलर पैनल आपको इस्टेब्लिश करना है ना, तो फिर ये सब चीजें है इसमें। तो इसमें आपका तीनों सही है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ना, देखो ये दिया हुआ है कि इसमें कि जो विंड है और सोलर पैनल में जो आप अगर इससे आप एनर्जी अगर प्रोडक्शन करोगे तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है। दिक्कत ये है कि मान लो सोलर पैनल में क्या है, जैसे बहुत तेज अगर मान लो हवा आ गई तो उड़ा ले जाएगी। विंड वाले में दिक्कत ये है कि मान लीजिए किसी एरिया में विंड है ही नहीं है, बहुत कम अगर बह रहा है। ये है कि मतलब ये बोल रहा है कि ये वेदर पे मतलब डिपेंड है, ठीक है। उसका रीजन बता रहा है। ये जो तीनों ऑप्शन है ना, मतलब तीन नहीं, खास तौर से ये और ये हमारे जो रेन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये दो फैक्ट हो सकते हैं। अब इसको बताइए, ये क्वेश्चन भी ठीक ही है, थोड़ा लंबा है। हम्म, पहला तो ठीक ही है, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं होता तभी तो लोग माइग्रेट करता है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि ओनली हाई स्किल्ड वर्कर लाइक डॉक्टर इंजीनियर माइग्रेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी जाते हैं, नॉन स्किल्ड लोग ही माइग्रेट होके जाता है। और थर्ड, थर्ड ठीक है। हाँ ये ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4, माइग्रेशन डज रिजल्ट इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल डिस्पाइट द हायर अर्निंग द न्यू लोकेशन, ठीक है। हाँ तो ये भी सही है, दिया तो है सही चीज का। लेकिन डिपेंड करेगा कि मान लीजिए वहां जा रहे हैं आप कौन सा काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये भी तो है ना कि अब वहां जाने के बाद सब लोग व्हाइट कॉलर जॉब में थोड़ी चले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा कंडीशनल है, मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो माइग्रेट करके गए हैं उनका स्थिति उतना सही है नहीं, मतलब उतना व्यवहारिक रूप से देखोगे तो बहुत उतना सही नहीं है। पहला आपका ये गलत ही है, क्योंकि ये तो फैक्चुअल ही है, ठीक है। ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सीडबी का, ठीक। और बाकी ये तो आपका लेटेस्ट न्यूज है, बजट। ये स्टार्टअप के कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट में ही लाया गया है, फंड ऑफ फंड, ठीक है। तो ये आपको इतना आप लोग को अगर मालूम रहेगा ना कि ये किसके लिए लाया गया है ना, तो स्टार्टअप ऑलरेडी सीडबी ही उसको चलाता है। ये इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ चुका है, क्योंकि स्टार्टअप जो हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था कब, 2016-17 के अराउंड में बूस्टअप हुआ है।
इसमें काफी ग्रोथ है। स्टार्टअप हमारे यहाँ आप देखोगे ना तो 2016 में बताते हैं, 2016 या 15 में 100 या कुछ ऐसे राउंड में था। इस समय प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ स्टार्टअप 90,000 है। बेंगलोर में आप चले जाइए तो हर घर ही में 2-3 स्टार्टअप चलता है। यूपी बिहार में तो इसमें बहुत पीछे हैं सब। लेकिन जो यूनिकॉर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वही है। 2 बिलियन से ज्यादा हो गया, यूनिकॉर्न हो गया। मैक्सिमम यूनिकॉर्न उधर ही के हैं सब। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका जो ऑप्शन 1 गलत है, बाकी 2 सही है। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी इसके बारे में बताइए आप लोग। एनपीसीआई के बारे में जानते हैं ना आप लोग? इसके बारे में आइडिया है? जो हमारे यहाँ जैसे बिजली जो बनाने वाली जो कंपनियां है ना, मतलब ये एक तरह से रेगुलेटर है। आजकल ये रिएक्टर में भी काम करती है, ठीक है। मतलब मिक्स जितना भी सारा, जैसे हमारे एनर्जी सेक्टर को यही हैंडल करता है। ये भी पीएसयू ही है। आजकल लोग बिजली फ्री दे दे के इसका भी भट्ठा लोग बैठा दिया है। बाकी ये तो दिया हुआ है, जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, जो छोटे हम हमारे यहाँ रिएक्टर बनेंगे उसको फाइनेंस करेगा, और बाकी इसको जो चलाएगा ना वो करेगा आपका एनपीसीआईएल, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 2 में देखो तो दोनों में कंट्रास्ट है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी सारा करेगी, यहाँ नीचे बोला इसमें तो कम से कम एक आप लोग सही कर ही सकते हो, चाहे ऑप्शन 1 कर दो सही, चाहे ऑप्शन 2 कर दो सही। ये आपका जो आरआरबी होता है, बैंक जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके बारे में है। आरआरबी और इस्टेब्लिश विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्सपेंसिव एंड लिबरल फाइनेंस स्मॉल मार्जिनल फार्मर लेवल। तो ये तो पहला सही है, ठीक है। और इसका डेट आप लोग बस याद कर लेना, वो 1975 में है, क्योंकि ये कभी कभार डेट भी पूछ सकता है। ये आपका गलत है, क्योंकि दिया ना, ये लोग क्या होता है कि ये जो ग्रामीण बैंक है प्रियॉरिटी सेक्टर को ये देता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? आरआरबी प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एरिया बाय द बैंकिंग सर्विस और क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट। ये भी ठीक है। चौथा भी दे नीड पर ठीक तो है, चौथा भी, क्योंकि आरआरबी के सामने ये सब दिक्कतें हैं। ये बैंक मतलब काफी घाटे में ही चल रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बस गलत था, क्योंकि ये गलत इसलिए हो गया है, ये सब आप लोग जब पढ़ोगे बैंकिंग सेक्टर ना, तो उसमें प्रियॉरिटी सेक्टर क्या होता है, नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आजकल आ रहे हैं। और ये मैंडेटरी है, 40% हर बैंक को देना है। 40% अगर नहीं दे पाते हैं ना, तो एक नाबार्ड के थ्रू एक गठन हुआ रहता है, RIDF, रीजनल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड ऐसे करके, ठीक है।
अगर 40% आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो जो पैसा, अगर मान लीजिए 25% आपने दिया है, तो अगर बच गया 15%, वो पैसा आपको इसमें डालना है, RIDF में। ये किसान नहीं, वो प्रियॉरिटी सेक्टर डिसाइड है। जैसे मान लीजिए MSME हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अभी लेटेस्ट में उन्होंने सोलर पैनल को डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं ना, तो फिर जो बच जाएगा ना, तो इसमें आपको भरना पड़ेगा। और ये भी, क्योंकि ये भी उसी सेक्टर में काम करता है, मतलब सेकेंडरी लेवल पे। नाइन्टी तक कर लीजिए आप लोग, लग रहा है नींद आ रहा है, तो फिर पता चलेगा कि एजुकेशन के नाम पे ही आप लोग का नाबार्ड का ही एक ब्रांच है RIDF, उसको आप जाके गूगल कर लेंगे ना, तो फिर क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई। उसमें जो पैसा जाता है ना, वो आपका जो, अगर मान लीजिए बैंक अगर नहीं दे पा रहे हैं प्रियॉरिटी सेक्टर को 40%, तो जो पैसा उनका बच जाता है वो पैसा उनको RIDF में डालना पड़ता है। बाकी ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भारत कितना आगे है, और भारत 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 पे IM है जो इंडियन सिटीजन, प्राउड फील करिए। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब कम से कम चलिए भूटान और बांग्लादेश से हम लोग ऊपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब याद यहाँ दे रहा हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन इस ऑप्शन से आप इसको काट सकते हो, क्योंकि हम लोग किस में आते हैं, जैसे मीडियम में आते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन एक तरह से कह लो, कि मतलब थोड़ा आप लोग को मतलब अगल बगल कंट्री में क्या चल रहा है, ये सब चीजें जानकारी रहनी चाहिए। ये बोलना है कि जैसे मान लीजिए कि जो ह्यूमन कैपिटल का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या कौन कौन रहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड इनफॉर्मल मीन्स लाइक सेल्फ लर्निंग। अब सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए बढ़ई का लड़का है, ठीक है, तो अपने घर पे सीख लिया, तो वो भी तो स्किल्ड ही में आएगा ना। अब मान लीजिए कोई, इनका कहने वाला वजह से मान लीजिए कोई ITI से किया है, IIT से किया है, तो उन्हीं को बस वही बस लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग तो सेल्फ ही सीखते हैं ना, जैसे सुनार का लड़का हो गया, तो दुकान पे बैठ रहा है तो सारी चीजें सीख लिया, तो सेल्फ लर्निंग ही होगा। अब ये क्वेश्चन तब आप लोग सही करो जब गांव में घूमे घूमेंगे तब। खाली 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 सिटी में बैठे रहेंगे तब नहीं सही हो पाएगा। उल्लू चमगादड़ उगादड़ के देखे हो कि नहीं आप लोग? वो क्वेश्चन उस पे UPSC ने पूछ चुका हुआ है, क्योंकि उनका जो होता है ना, एक होता है कॉन्सेप्ट हेलिब्रेशन, जैसे वो कुछ टाइम के लिए जैसे दिन में गायब हो गए, तो उसमें वो चमगादड़ हो गए, उल्लू हो गए, ये सारी चीजें। फिर ओवरऑल में आप देखो तो जो उधर रहते हैं सब ना, जो आर्कटिक में वो जो भालू होते हैं, वो भी 6 महीने के लिए हेलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं। जिनको मतलब हेलिब्रेशन मोड में कौन जाता है, जिनको जैसे एक टाइम पे उनको फूड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो उल्लू उल्लू देखिए तो थोड़ा पहचान लिया करिए कौन उल्लू है।
जैसे ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले ही आया हुआ था ना, जैसे कि लोग हिमालय पे लेके अपना जाता है मवेशी, तो उसके पीछे कुछ पक्षियां चलती रहती हैं, ठीक है, तो उनका नाम पूछा हुआ था। तो मैमन ऐसे कुछ करके कुछ नाम होता है, जो इधर आप देखोगे गांव देहात में, जो अब मुझे तो हिंदी में ही नाम याद है, इंग्लिश में तो उसका नाम नहीं याद है, जो थोड़ा सा मतलब ऐसे भूरे कलर की होती हैं। एक वो जो होता है जो काठ को काटता है, क्या नाम होता है, कठफोड़वा नाम होता है ना उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ चुकी है, जो अपना मतलब पेड़ में काट के अपना घोंसला बना लेता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब व्यवहारिक चीजें हैं, मतलब नहीं भी आपको याद रहेगा तब भी आप कर लोगे। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका सेकंड ठीक ही है। और थर्ड, माइग्रेशन ऑफ बेटा जब डज नॉट कंट्रीब्यूट द वुमन, ये गलत है, ठीक है। ये बोल रहे हैं जैसे माइग्रेट करके मान लीजिए कोई जा रहा है कहीं पे, तो फिर उसे कैपिटल इंफॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन भाई बाहर मान लीजिए कोई जा रहा है कुछ सीखने के लिए, जैसे गांव देहात के लड़के यहाँ पे आए, मान लो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आईटीआई कॉलेज में ले लिया, तो उसे सीख ही रहा है ना। माइग्रेशन कई प्रकार के, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबर ही माइग्रेट करते हैं, आप भी लोग माइग्रेट ही किए हो, देवरिया से यहाँ आ गए हो, तो आदि होता है वो भी माइग्रेशन ही है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव चली गई लड़की, वो भी माइग्रेट में ही आता है। इंटरनल माइग्रेशन इंडिया में तगड़ा है, तो ये जरूरी नहीं है एक आदमी लेबर ही बस माइग्रेट कर रहा है। बाकी ये तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक ही है, हो ही गया, हम लोग कंक्लूड करने वाले ही हैं। आज भी 30 ही क्वेश्चन, आज बहुत जल्दी करवाएगा तभी 30 ही हो पाया। हैं? नहीं तो ये तो फैक्चुअल है, इसको तो आप लोग कर ही लोगे। नहीं ये तेंदुलकर नहीं, अलग कमेटी था ये, अलग ये इन्होंने, ये तो यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, हमको लगा 2-1 साल पहले आया था। ये पहली ऐसी कमेटी थी जिन्होंने मतलब दिया हुआ था कि मतलब न्यूटन्स के आधार पे हुआ था, ठीक है। बाद में इसका नेक्स्ट जो आया हुआ था ना, फिर उनके तेंदुलकर कमेटी आई हुई थी इसके बाद, तो उन्होंने उसी आधार पे इंटेक्ट करके अपना बनाया हुआ था। ये सारे कमेटियों के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही है, मतलब सब लोगों ने डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है तेंदुलकर कमेटी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पे अभी हम लोग यहाँ चल रहा है। इस पे बहुत बवाल मचा हुआ था, तेंदुलकर कमेटी जब आई हुई थी ना, तो इन्होंने बताया हुआ था कि एक दिन में कोई आदमी अगर 50 रुपया कमा रहा है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखो। तो बहुत बवाल मचा गया, भाई 50 रुपये में कैसे जीवन यापन हो पाएगा, वो भी पूरी फैमिली, एक फैमिली मान लो 5 लोग हैं एवरेज में इंडिया में पाए जाते हैं, 50 रुपये में हो पाएगा। तो कई लोग बोले कि भाई 1 रुपया थाली दुकान तमिलनाडु में मिलता है, लोग वहां जाके खा के आ जाएगा तब उसको, इसी को रिव्यू करने के लिए ये रंगराजन कमेटी बनी थी। इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने मंथली इन्होंने कहा कि 4700 जिनका रहेगा मंथली, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखा जाएगा। अभी आज के टाइम में बहुत दिक्कत है, आज के टाइम में जो नीति आयोग ने रखा हुआ सर 12 या 13 रुपया ऐसे करके पर हेड लेकिन रखा हुआ है। बाकी ये WTO के बारे में आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। पहला ठीक है, हाँ ठीक है, दूसरा भी ठीक है।
ये फोर्थ, नहीं ये देखिए लेस तो है ही है, लेकिन इंडिया ज़्यादा बेनिफिट तो WTO से अभी नहीं उठा पाया, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है ना कि निगेटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि किसी चीज में आप पार्टिसिपेट करके उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, उससे आप बाहर आ जाओगे ना तो फिर ज्यादा इशू खड़ा होता है। तो ये आपका, ये थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़िएगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन भी है। ये भी आपका ग्रीन रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें बताइए। एग्रीकल्चर सब्सिडी वर इनिशियली प्रोवाइड द इंसेंटिवाइज द एडॉप्शन ऑफ हाई यील्ड टेक्नोलॉजी पार्टिकुलर स्मॉल फार्मर। अब यहाँ तो बोल रहे हैं स्मॉल फार्मर के लिए किया गया था, लेकिन बेनिफिट तो मिला नहीं हुआ था। Some economists argue the subsidized agriculture should continue to support all farm agriculture in ये थोड़ी होगा, एग्रीकल्चर में घाटा हो मुनाफा हो सरकार को देना ही पड़ेगा सब्सिडी। ऑप्शन नंबर थर्ड, उर्वरक सब्सिडी मुख्य रूप से, हाँ ये तो थर्ड आपका ठीक ही है। और फोर्थ, by the 90 despite the increase the agriculture productivity a large percent of population remain engaged due to that। हाँ ये भी ठीक है। ये बोलना है कि जैसे 1990 के बाद भी हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो उसका रीजन क्या है कि भाई हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार क्रिएट ही नहीं हुआ, तो इसलिए अब इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 59% अभी इन्वॉल्व हैं लोग, ठीक है। अमेरिका में 2% मात्र है सब एग्रीकल्चर में, चाइना में 20% से 30% से ज़्यादा नहीं होंगे। सोचिए अमेरिका में प्रोडक्शन भी हम लोग से ज़्यादा होता है, लेकिन 2% मात्र वहाँ आबादी इन्वॉल्व है, सारा टेक्नोलॉजी से वहाँ खेती होती है। हमारे यहाँ है 5 भाई है, सब पांचों फावड़ा उठा के 2 बीघा जमीन चले जाएंगे, तो ये इसी में आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला कॉन्सेप्ट। ये बहुत डिलेमा है भारत में कि कम खेती रहे तभी सब लोग कर रहा है, ज्यादा है तभी लोग कर रहा है। ज्यादा तो है ही नहीं है, मैक्सिमम लोग के पास तो कम ही है ना। और दिक्कत इसके साथ ये हो जाती है कि खाना मिल रहा है तो फिर लोगों को लगता है कि चलो भाई ठीक है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते हैं। बाकी ये लास्ट वाला क्वेश्चन बस देख लीजिए, मतलब 90 वाला। दूसरा, इम्पोजिंग हायर टैरिफ ऑन इंपोर्ट प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हाँ लेकिन ये है तो सही लगभग थोड़ा सा। अब ये है कि आप मतलब अगर जनरली क्या होता है ना कि मतलब टैरिफ इसीलिए लगाया जाता है कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनका जो प्राइस है ठीक ठाक मिल सके, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ये होता है, लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ जो डेयरी इंडस्ट्री है, चाहे हमारे लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, इसीलिए नहीं ओपन की जा रही है क्योंकि वो अगर मान लीजिए खोल दिया गया तो हमारे यहाँ वो जो छोटा मोटा जो मार्केट उनका है वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब सही भी हो सकता है लेकिन गलत ही मानिए, क्योंकि जनरली किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो चीज़ का प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है ना, जैसे जो वॉलमार्ट के साथ यही हमारे यहाँ विवाद चल रहा है। जो वॉलमार्ट कंपनी है जो कोल्ड चैन में उनका बहुत पूरे वर्ल्ड पे दबदबा है,
वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत इसलिए नहीं करवाना चाह रहा है क्योंकि वो बोलता है कि मतलब भारत ने कंडीशन लगा दी है कि आप अपने जो शॉप खोलोगे उसमें हमारा 40% हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, इंडिया के लोगों का। तो उस पर उसने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि इनका चालाकी ये है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ खोल लेंगे और चाइना से और अमेरिका से प्रोडक्ट मंगा के बेचेंगे। नहीं तो अभी वालमार्ट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब जैसे अमेजन है, फिर ये सब सारी चीज़ें हैं, सब पैसा इन लोग के पास बहुत है। अब अमेजन जिस हिसाब से मार्केट छेका हुआ है ना अपने, मतलब कब्जा किया है, अगर वो नहीं रहता समझ ले कितने लोग को रोजगार मिलता है। रोजगार तो मतलब यही के लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए उनका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारी चीज़ें, अब अपने यहाँ का मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि वो जो काम करता है उसका फ्यूचर है आने वाले टाइम में, लोगों के घर पे डिलीवरी करना सामान को। और वो अमेजन इसलिए ज़्यादा सक्सेस है क्योंकि उनका जो देखेंगे अन्य जो कंपनियां फ्लिपकार्ट हो गई, अपने यहाँ जो 2-3 और काम करती हैं छोटी मोटी, उनके अपेक्षा उनका जो जो चैनलाइज किया है ना बहुत ठीक ठाक है। अब गांव में भी वो लोग पहुंच गया है। तो ये थोड़ा सा जो ऑप्शन है ना, मतलब कर सकते हैं, पार्शियली ही सही है, बाकी और ऑप्शन ठीक है। तो